नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज भारतीय कृषि वाला टॉपिक। तो सभी साथी जुड़ गए हैं बहुत बढ़िया से। हम्म, अब डालेंगे हरित क्रांति। मैंने वहां तक लिखवा दिया था, अमूल के संस्थापक तक, है ना? स्टाइलिश कहाँ गया? हम्म, वो रखा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करें, सभी साथी आ गए हैं ये बता दीजिए फटाफट। फाउंडेशन। चलो तो स्टार्ट करें। हरित क्रांति के बारे में कुछ लिखते हैं सबसे पहले। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे मैम ये है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। ये किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे मैम खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये स्टार्ट कहाँ हुई थी? प्रारंभ मैक्सिको में हुई थी। कहाँ स्टार्ट या प्रारंभ हुई थी? मैक्सिको में। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग, ये एग्जामिनर काफी बार पूछते हैं कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर विलियम गोड ने। किसने किया था? नाम याद करो। डॉक्टर विलियम गोड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। हरित क्रांति शब्द का, विश्व में हरित क्रांति के जनक बता दीजिए कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको याद अच्छे से रखना है। यहां तक समझ में आ गया? इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये बताओ।
ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखा गया भारत में हरित क्रांति का जनक, जो किन किन स्टेट में प्रभाव पड़ा? पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी में। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी, ये याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक बार और रिवीजन करेंगे सभी साथी, ध्यान से यहाँ देखेंगे। मैंने कहा हरित क्रांति किससे संबंधित है, आप क्या बोलोगे मैम? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हम्म, किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये हरित क्रांति जो स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, वो कहाँ हुई थी? मैक्सिको में हुई थी। ये भी बात आप याद रखेंगे। एक बार कमेंट चेक कर लेती हूँ। जी हाँ, आज कमेंट्स देख रही हूँ मैं। अंकित, हर किसी एग्जाम, हर किसी टाइमिंग में नहीं आ रहे होंगे ना, एक में आए थे, एक बच्चे ने मुझे बोला है आरपीएफ में क्वेश्चन आए हैं। जी जी जी, अब देखो यहाँ पे, तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर विलियम गोड ने। विश्व में, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें क्या मिला था? 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम्म, अब यहाँ पे आगे बात करेंगे स्थानांतरित कृषि की। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी क्षेत्र की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ किया जाता है, फिर उसे खेती योग्य बनाया जाता है। और जब उसको लगता है कि इसकी उर्वरा शक्ति, अब इस जगह की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो वो इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह सेम यही प्रक्रिया अपनाता है। और जब उसको लगता है कि इस जगह की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, तो इसे छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चला जाता है। अब ये ऐसे जो है, ये पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्योंकि भैया वो क्या करेंगे कुछ लोग, कि जहाँ भैया उर्वरक, जहाँ उर्वर भूमि है पहले तो वहां कर ली, अब भाई उसकी उर्वरता खत्म कर दी इन्होंने, बो बो के, तो वो उस स्थान को छोड़ के चले गए दूसरे स्थान पर। और यही प्रक्रिया अपनाने लगे कि हम वहाँ की वनस्पति को काटेंगे, जलाएंगे, फिर उसे साफ करेंगे, फिर उसे खेती योग्य बनाएंगे, फिर उस पर कृषि करेंगे। और जब उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं स्थानांतरित कृषि, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, जब वहाँ की उस जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसे कहते हैं। और इसे श्लेष एवं वर्ण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और इसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में से किस नाम से जानते हैं? तो आपकी डेफिनेशन तो किसी काम की नहीं है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसे क्या बोलते हैं, ये बता दो। क्यों? झूम।
क्या बोलते हैं, झूम बोलते हैं। मणिपुर में इसे क्या बोलते हैं, पामलू। मणिपुर में इसे क्या बोलते हैं, मणिपुर में इसे पामलू। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में खिल। पश्चिमी घाट में खिल, नहीं, कुमार। कुमार बोलते हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट में। झारखंड में कुरुवा। झारखंड में क्या बोलते हैं, कुरुवा बोलते हैं, और हिमालय में बोलते हैं इसे खिल। एक बार सभी साथी जल्दी से लिख लेंगे, लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे हट गई हूँ, फटाफट। ये ठीक है। झूम लिखा दिया। दीपा कहाँ बोलते हैं, मध्य प्रदेश में, दीपा। पोडू उड़ीसा में। कोमान या ब्रिंगा। कोमान और ब्रिंगा बोलते हैं, ठीक है, कोमान और ब्रिंगा बोलते हैं। तो पोडू आंध्र प्रदेश में, दीपा झूम उत्तर पूर्वी राज्य में। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब लिख लिया सबने। तो उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम बोलते हैं। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है, बोलो मेरे साथ, पामलू। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में कुमार। झारखंड में कुरुवा। हिमालय में खिल। दीपा मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में कोमान या ब्रिंगा बोलते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। आगे पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में। पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग अधिक है। भूमिगत जल का उपयोग अधिक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से, किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई हैं, क्वेश्चन। सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ गए, इसलिए मैं इस तरीके से लिखवा रही हूँ। भारत, 4 देशों के नाम दे देगा, आपको भारत करके आना है। इंडिया होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स। भारत की सबसे लंबी नहर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल, ओल्ड नेम राजस्थान नहर। ठीक है, पुराना नाम राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति, याद रखेंगे एक और पॉइंट नोट।
इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति सतलुज और व्यास नदी के संगम पर स्थित। सतलुज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज। और हरिके बैराज कहाँ पर है, किसी स्टेट में है? से हुई है, से हुई है, ठीक है। और शारदा नहर कहाँ पर है? यूपी में। शारदा केनाल यूपी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो सिंचाई से संबंधित किसी क्वेश्चन नहीं होते सिंचाई से संबंधित, ये वो क्वेश्चन है। आशीष जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये वाले। हाँ, तो ये जो है ना, इसकी मेरे पास इंग्लिश नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बुक से उठा के बताए हैं आपको, मतलब आपको बताया, किताबों से तो ली जाती हैं सब चीज़ें। हाँ हाँ, बफरी। जी। तो ये आपको मतलब कुआं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन, एक ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में है। कुओं और नलकूपों के बाद कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन, कुओं और नलकूपों के बाद, आफ्टर वेल एंड ट्यूबवेल, आफ्टर वेल एंड ट्यूबवेल, after well and tubewell, the largest means of the largest means of irrigation in India। क्या है? नहरें, केनाल। ये टॉपिक कंप्लीट, सिंचाई वाला टॉपिक कंप्लीट, मिट्टी वाला टॉपिक स्टार्ट, ठीक है जी। मैम, एक कान कान का खाली वो एक ना, मेरा कान बंद है इसलिए नहीं पहनती, बिंधवाना पड़ेगा दोबारा। फिर हम्म, चलो। हाँ जी अभिषेक। नजर। हाँ, अब चलें, आप हो गया। मैम, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा था? आरपीएफ के एग्जाम में आया था मैम, तो बता तो दिया मैंने, पंजाब में पड़ा था सबसे ज्यादा। बस ऐसे ही पढ़ लेना, देख लो, एक बुक का एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। शिवांगी, आपकी मेरी बाबू गलतफहमी है ये।
हाँ, आज थक गई मैं। जी। हम्म। अब चलो इम्पोर्टेंट, अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत की मिट्टी। अब बातें भी बहुत हो गई, न्यू टॉपिक। सॉरी। इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल, ध्यान देंगे। मिटो। ये याद करना, भारत की मिट्टियाँ। इंडियन सोयल। यहाँ से इतने में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती, यहाँ पर्वतीय, इधर पर्वतीय, इतने स्टेट में यानी, और इधर पर्वतीय। क्लियर। मरुस्थलीय मिट्टी इतने में पाई जाती है ना। मरुस्थलीय। जलोढ़ कहाँ पाई जाती है मैम? इधर आओ सभी साथी, ऐसे हाफ कर देंगे, ऐसे कर दिए सबने, बिल्कुल ऐसी, ऐसे, है ना। अब ये जो है ना, ऐसे, जैसे मैं बना रही हूँ ना, ये ऐसे बना लो। ये जलोढ़ वाला पूरा पोर्शन, यहाँ जलोढ़ और इधर जलोढ़, है ना। ध्यान दोगे, ऐसे कर लो इसे। और इधर आप बनाओगे मैम, इधर कौन सी पाई जा रही? लाल। यहाँ, यहाँ लाल, यहाँ लाल। तो इधर कौन सी पाई जा रही? इधर काली, इधर काली। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ देखने को मिल रही है? ये लेटेराइट इधर वाली, हरे वाली। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में इधर की तरफ जो मिलेगी आपको, महानदी, गोदावरी, इन घाटियों में जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, ठीक है। और ऊपर की तरफ, इधर की तरफ जो मिलेगी, इन दो राज्यों में लाल। तो अब तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद होना हो जाना चाहिए। दक्षिण भारत में लाल मिट्टी, उत्तर भारत में पर्वतीय मिट्टी, पश्चिम में मरुस्थलीय मिट्टी, उत्तर भारत के समतल मैदान में जलोढ़ मिट्टी, दक्षिण में लाल मिट्टी, दक्षिण पश्चिम में काली मिट्टी, ठीक है। तो आप ऐसे करके कि सबसे ऊपर तो मैम पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, पर्वतीय मिट्टी के नीचे जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ के मैम इधर देखेंगे तो मरुस्थलीय मिलेगी हमें, मरुस्थलीय, है ना। और इधर देखेंगे तो एक, एक इधर की तरफ लाल, इधर की तरफ काली, है ना। और फिर बीच इधर भी लाल, और एक इधर की तरफ लेटेराइट, और इधर की तरफ जलोढ़। ये है पूरा, आ गया ये।
ये याद रखना, ठीक है। ये देख लो, समझ में आया कहाँ लाल कहाँ, एक बार आपने बना लिया हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें आगे पढ़ा देती हूँ फिर। जी मैम। अच्छा जी, राहुल। चलो, यहाँ तक हुआ। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां जो होती है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनमें जलोढ़ मिट्टी मिलेगी और लेटराइट मिट्टी मिलेगी इधर पश्चिम की तरफ। हाँ, कर ली चेक कमेंट्स। बना लिया, आगे बढ़ा दें। हाँ, तो मैप नहीं आ रहा किसी बच्चे को तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर पर्वतीय, नीचे जलोढ़, इधर पश्चिम में मरुस्थलीय, फिर इधर एक तरफ लाल एक तरफ काली, फिर दक्षिण में लाल, इधर लेटराइट मिट्टी, और इधर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने में जलोढ़, और इधर की तरफ लेटराइट मिट्टी, है ना। हो गया, सब लिखवा दी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मृदा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के सोलम, सोलम शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ जिसका अर्थ फर्श या फ्लोर है। ठीक है, अब पहली बात तो मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी के बनने में कौन कौन भाग लेता है, यहां पे मैं वो बताने जा रही हूँ। कंपोजिशन ऑफ सोयल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या क्या, तो मिट्टी जिससे बनती है, ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ से। मिट्टी में के अंदर ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट होगा, लगभग 5 से 10% होगा। और किससे बनती है, खनिज पदार्थ, मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ भी पाए जाएंगे, ये कितने परसेंट रहेंगे, मिनरल मैटर, ये कितने रहेंगे लगभग, ठीक है। मृदा जल, और मृदा वायु, इनसे मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप देख लो, ठीक है, हो गया। हाँ, कि मिट्टी भाई इन इनसे मिलकर बनती है, ये याद रखनी है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहते हैं, है ना। मृदा, अब ये हो गया, ह्यूमस की मिट्टी किस किस से बनती है, ह्यूमस होगा मिट्टी के अंदर तथा कार्बनिक पदार्थ लगभग 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 45%, मृदा जल लगभग 25%, और मृदा वायु लगभग 25%। अब मृदा अभिक्रिया किस में नापी जाती है, ये बताइए।
मृदा अभिक्रिया पीएच में, मृदा अभिक्रिया पीएच में मापी जाती है। मृदा अभिक्रिया किसमें? पीएच में मापी, सोयल रिएक्शन। सोयल रिएक्शन। उदासीन मृदा का पीएच मान बता दो कितना होता है? उदासीन मृदा का पीएच मान न्यूट्रल सोयल का। न्यूट्रल सोयल का कितना होता है? 7.0। हमेशा याद रखना इतना होता है मैम। उदासीन मृदा का पीएच मान पता चल गया। अम्लीय मृदा का पीएच मान, अम्लीय मृदा का पीएच मान, एसिडिक सोयल का। क्षारीय मृदा का। पौधों की वृद्धि। प्लांट्स ग्रो। बता दो। अम्लीय मृदा का 7.0 से कम। सेवन पॉइंट जीरो से ज्यादा। पौधों की वृद्धि 6.0 से 7.5 पीएच मान के मध्य। ठीक है, इतने में प्लांट्स ग्रो करते हैं। मिट्टी के अध्ययन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मृदा अभिक्रिया इतने में, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सोयल। ठीक। ठीक है, ये हो गया। मृदा अभिक्रिया किस में नापी जाती है? बस आज के लिए इतना ही करेंगे, कल पढ़ाऊंगी और इससे आगे। मृदा अभिक्रिया किस में नापी जाती है? पीएच में। उदासीन मृदा का पीएच मान बताइए कितना है? तो 7.0 होता है, ये याद रखेंगे। अम्लीय मृदा का पूछे कितना होता है, ये बतानी होती है भाई। अम्लीय मृदा का पीएच मान 7.0 से कम। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7.0 से ज़्यादा। पौधों की वृद्धि किस पीएच मान में होती है? 6.0 से 7.5 के बीच में। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। अब ये बताओ आज का सेशन कैसा लगा? झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी। जी थैंक यू, अच्छा पढ़ाती हूँ तो। जी अब अच्छा जी, अच्छा जी मेरे ब्रजेश भाई जी, लीजिए भाई। ठीक है भाई, ये लिख लीजिएगा।
मृदा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फर्श या फ्लोर है। मिट्टी किन किन चीजों से मिलकर बनती है? तो मिट्टी के बनने में ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ इतने % भाग लेते हैं, खनिज पदार्थ इतने, मृदा जल इतने, और मृदा वायु इतने। ब्रजेश जी, भाई प्यारे जी, लिख लीजिए। ठीक है, हाँ। बस अब मैं कल कराऊंगी। हाँ, MCQ भी कराने हैं भाई, बहुत सारा काम है तुम्हारे, देना है। जी जी, MCQ वगैरह सब कराने हैं, बिल्कुल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। यार एसिडिक। थैंक यू, कोर्स भी हो जाएगा जल्दी, टेंशन मत लो। इतनी लंबी कमेंट्स नहीं लिखना था।